नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो 3 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नीति आयोग ने ना एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया है बढ़िया सा 2047 आते आते इंडिया को कैसे एक डेवलप कंट्री बनाना है। एक्शन पॉइंट्स क्या हैं, रिफॉर्म्स क्या क्या लाने हैं, क्या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, सब कुछ होगा उस डॉक्यूमेंट में। अभी नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद आएगा, मतलब दिसंबर से पहले आएगा। लेकिन इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए, उसको भी एड्रेस करेगा ये डॉक्यूमेंट। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ये मिडिल इनकम ट्रैप आखिरकार है क्या। दूसरा आर्टिकल लैंड एक्विजिशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा आर्टिकल ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, इस इशू से संबंधित है। 3 इश्यूज हम आज ये डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज जो हमने डिसाइड की थी कि 2 नवंबर को आपको एथिक्स की बुक मिलेगी। बुक कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले देखो एक चीज आपको मैं बुक दिखाई देता हूं, एक सेकंड। बुक को देखो इस प्रकार से बनाने की कोशिश की गई है कि एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, मतलब कुछ चीज़ आपकी छूटे ना, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। हालांकि देखो यूपीएससी आपको भी पता है अनप्रेडिक्टेबल है, एथिक्स में कई बार कहीं से भी वो पूछ लेती है, लेकिन कोशिश की गई है कि सारे टॉपिक्स बढ़िया से कवर हों, बिल्कुल आसान भाषा में कवर हों, एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा हो सकें, क्योंकि एथिक्स तो एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। तो आपको ना भरपूर एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस बुक में। देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, हर जगह आपको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल मिलेंगे। टेबल्स मिलेंगे। टेबल से क्या होता है कि चीज़ें आप रिलेट कर पाते हो, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन अच्छे से कर पाते हो, जैसे कि सिंपैथी है, एम्पैथी है, ये सब चीज़ें कंपैरिजन से अच्छे में समझ में आती हैं। और एग्जाम्पल्स भी देखो ऐसे हैं, केस स्टडी की फॉर्म में है, सिनेरियो की फॉर्म में है, सिचुएशन की फॉर्म में है। इससे क्या होगा, सिचुएशन की फॉर्म में एग्जाम्पल देने से ना, एक तो देखो आपका कंसेप्ट और आसानी से क्लियर होता है। इसके साथ साथ बाद में आपको केस स्टडीज सोल्व करनी होती है ना, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसी कंसेप्ट को फिर केस स्टडी में आप यूज कर सकते हो, टेक्निकल वर्ड्स के साथ भी। तो 2 तरफा फायदा होगा। इसीलिए एग्जाम्पल्स भी सिनेरियो बना बना के दिए गए हैं। आप बुक पढ़ोगे तब आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, पुराने पेपर्स हैं। मेहनत देखो बहुत की गई है। ओनलीआईएएस की टीम ने भी बहुत सहयोग किया, विशाल मिश्रा साथी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया। तो आप पढ़िए अच्छे से, मतलब यूज कीजिएगा। देखो कंटेंट सही लगे तो फिर ऐसा ना हो कि आप यूज ही ना करो, वैसे ही साइड में छोड़ दिया या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके छोड़ दिया। कंटेंट अच्छा ना लगे वो एक अलग इशू है, लेकिन अच्छा लगे तो उसे मैक्सिमम यूज कीजिएगा। एथिक्स आप जबरदस्त मजबूत बना सकते हो। एक टारगेट आप रख सकते हो। मैं आपको टारगेट देता हूं। टारगेट है 3 हफ्तों का। 3 हफ्ते देखो बहुत हैं, मतलब आज से 21 दिन। आज 2 नवंबर है, 21 दिन मतलब 23 नवंबर। 23 नवंबर तक आप इस बुक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा करोगे डेली तो भी कवर हो जाएगी। तो मैं आपसे 23 नवंबर को पूछूंगा, 21 दिन बाद एग्जैक्टली पूछूंगा कि आपने क्या बुक को कंप्लीट कर लिया। तभी आप अपना फीडबैक दे सकते हो बुक के बारे में। और कैसे मिलेगी आपको ये बुक देखो ओनलीआईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर और आसानी से आपको मिल जाए इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा गूगल ड्राइव में। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल विजन इंडिया 2047 प्लान से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी कुछ समय पहले कि 2047 आते आते हमारे देश को मिली आज़ादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब तक हमें भारत को डेवलप कंट्री बनाना है। अब इसके लिए ना सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार करवा रही है पिछले 2 साल से, दिसंबर 2021 से। उस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए ना 10 अलग अलग सेक्रेटरीज का ग्रुप लगा हुआ है। जैसे पहले ग्रुप में 3-4 सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक सेक्टर पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। फिर इसके बाद 2-3 और भारत सरकार में सेक्रेटरीज हैं, उनको एक थीम दी गई है वेलफेयर। फिर एक और सेक्रेटरीज का ग्रुप है, उनको थीम दी गई है गवर्नेंस। एक को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई है। इस प्रकार से ना भारत सरकार में सेक्रेटरीज के 10 अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं अलग अलग थीम्स पर, और नीति आयोग कंसोलिडेट करेगा इस पूरे प्लान को। इस साल के अंत तक यानी दिसंबर में ये जो पूरा प्लान है
विजन इंडिया 2047 प्लान ये देश के सामने रखा जाएगा। इसमें देखो बताया जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स में इंडिया लीड कर रहा होगा 2047 आते आते, और इसके लिए क्या रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, उन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। पूरा प्लान है ये। अभी ये प्लान ना वर्ल्ड के अलग अलग इकोनॉमिस्ट को भी शो किया जाएगा, जैसे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, एप्पल के चीफ हैं टिम कुक, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर दूसरे लीडर्स हैं, उनको भी ये प्लान दिखाया जाएगा कि आप बताइए क्या आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट दिख रहा है, प्लान में कोई कमी है तो बताइए। नीति आयोग के जो सीईओ है ना BVR सुब्रमण्यम, उन्होंने एक बात बोली कि सबसे बड़ा जो डर है ना वो ये है कि इंडिया कहीं मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मिडिल इनकम ट्रैप। कुछ देश जैसे वियतनाम, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मलेशिया, ये वो देश हैं जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। क्या है ये मिडिल इनकम ट्रैप? देखो, जब कोई देश मेहनत करके लो इनकम से मिडिल इनकम की कैटेगरी में तो आ जाता है, लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में या फिर अपर मिडिल इनकम की कैटेगरी में, लेकिन यहां पर फंस के रह जाता है, वो आगे हाई इनकम की कैटेगरी में नहीं जा पाता। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? रीजंस की अभी मैं आपको बताता हूं क्या रीजंस हैं कि कोई देश मिडिल इनकम कैटेगरी में फंस जाता है। जैसे देखो, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अनुसार अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम आज के समय $1135 से कम है तो वो देश लो इनकम की कैटेगरी में आता है। अगर इनकम 1136 से लेके 4465 के बीच में है तो वो देश लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में आता है। अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम 4466 से लेके 13,845 के बीच में है तो अपर मिडिल इनकम कंट्री, और अगर पर कैपिटा इनकम $13,845 से ज़्यादा है तो वो देश हाई इनकम कंट्री, जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, यूरोप वगैरह हैं। अब हम बात करते हैं क्यों कुछ देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। सबसे पहला रीजन देखो, कुछ देश ना समय रहते अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजीज को शिफ्ट नहीं कर पाते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये देश हैं। यहां पर ना लोगों का इनकम लेवल एकदम से बढ़ गया, इकोनॉमी एकदम से मजबूत हुई, लेकिन रॉ मटेरियल को बेच के यहां पे एकदम से वेल्थ आई थी। अब रॉ मटेरियल आपको पता है, रिसोर्स आपको पता है, किसी भी देश में अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्स और रॉ मटेरियल को बेचकर दूसरे देशों को कुछ समय के लिए तो पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं किया जा सकता। आपको समय रहते ग्रोथ स्ट्रेटजी को शिफ्ट करना चाहिए था। जैसे प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ आपको लानी चाहिए थी। प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ मतलब जैसे सर्विस सेक्टर है कि आपके यहाँ पे इतनी स्किल्ड जनता है, वो काम कर रही है, वो किसी भी फर्म में, कंपनी में प्रोडक्टिविटी देती हैं, उससे कमाई होती है और फिर आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही है। ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी इन देशों को, लेकिन ये नहीं अपना सके समय रहते। एक और एग्जांपल आपको देता हूं क्यों कुछ देश फंस जाते हैं। जैसे देखो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। अब यहां पे क्या है ना, बूम एंड बस्ट के साइकिल चलते हैं। बूम एंड बस्ट कैसे चलते हैं? जैसे यहां पे ना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल ब्राजील में, सेंट्रल बैंक ने एकदम से लोन बहुत सस्ता कर दिया, इंटरेस्ट रेट बहुत आसान बना दिया, लोन मिलना एकदम से सस्ता हो गया। लोन मिलना जब सस्ता हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है, लोग लोन लेते हैं, नए नए बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। बट ये करने से एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ी, बूम तो आया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोन वापस नहीं आए बैंक के पास में। जैसे इंडिया में NPA हो जाता है, आसान लोन दे दिया गया था बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, बहुत ही सस्ता लोन, लेकिन वो लोन बैंकों को वापस नहीं मिला। इसलिए क्या हुआ, बिजनेस बंद होने स्टार्ट हो गए, फर्दर लोन मिला नहीं, बैंक भी घाटे में चलने लगे, यानी स्टेज आ गई बस्ट की। तो ये साइकिल चलते रहते हैं। पहले इंटरेस्ट रेट को आसान बनाया, बूम आया एकदम से, लेकिन लोन वापस नहीं मिला बैंकों को, तो बस्ट हो गया। ये काफी समय तक चलता रहा, तो ये देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए, कभी यूरोप की तरह हाई इनकम कैटेगरी में आ ही नहीं पाए। जबकि देखो, कुछ देश ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जापान, साउथ कोरिया, वो तेजी से मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल गए और आज डेवलप कंट्री में उनकी गिनती होती है।
हाई इनकम कैटेगरी में वो आते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए। देखो, कुछ चिंता की बातें हैं, जैसे इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। इनइक्वालिटी की वजह से होता क्या है, जो बिल्कुल अमीर लोग हैं ना लैडर में, उनके पास तो बहुत वेल्थ है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कैटेगरी एक्सपेंड नहीं हो पा रही है, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब हैं ही। गरीब लोग इतनी डिमांड जनरेट नहीं करते। असली जो डिमांड जनरेट है ना वो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा की जाती है। मिडिल क्लास के जो लोग हैं यही तो खर्चा करते हैं ना ज़्यादा, लेकिन मिडिल क्लास की जो कैटेगरी है ना वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से हमारे देश में ना प्राइवेट कंजप्शन कम है। प्राइवेट कंजप्शन बढ़ेगी तभी तो डिमांड जनरेट होगी ना। नेक्स्ट, इंडिया को ना अब स्पेशलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए। स्पेशलाइजेशन इंडिया में उतनी नहीं है, जैसे ना जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि यहां पे हमारी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, जापान और साउथ कोरिया ने ये सेक्टर आइडेंटिफाई किए, अपना बेस्ट इन्हीं सेक्टर्स में दिया, जिनकी वजह से बहुत ग्रोथ आई इन देशों में। इंडिया को भी ना अपने सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए कि भैया हमारी स्ट्रेंथ इन सेक्टर्स में है, हम इन सेक्टर्स पर डबल डाउन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, भाई हम इतना स्ट्रांग होंगे इस सेक्टर में कि हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, पूरा वर्ल्ड हम ही पे डिपेंड करेगा इस सेक्टर के लिए। ऐसे इंडिया को ना स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन पे डबल डाउन करना होगा। फिर एक चिंता की बात देखो ये भी है कि इंडिया में आपको पता है, हम बार बार बात करते हैं, स्किल्ड फोर्स की कमी है। अभी भी हेल्थ और एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, ब्रेन ड्रेन इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट ब्रेन्स के लिए अवेलेबल हो, ये सरकार इंश्योर नहीं कर पाती। तमाम प्रयासों के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी चाइना जैसे देशों के कंपैरिजन में बहुत वीक है। इन्वेस्टमेंट जितनी आनी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रही है। विभिन्न जो सरकारें हैं वो पॉपुलिस्ट गेम में फंसी हुई हैं कि जनता को फ्री पे फ्री दो। कायदे से देखो, इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए गवर्नेंस के आधार पे कि हमने बढ़िया गवर्नेंस दी क्या आपने, लेकिन हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, इस बात पे लड़ाई हो रही है कि फ्री ज़्यादा कौन देगा, हम इतना फ्री देंगे, हम आपकी पेंशन 5,000 बढ़ाएंगे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है 7,000 देंगे, हम महिला हेड को 10,000 देंगे। फ्री के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कौन कितना फ्री देगा। सोच के देखो, ये देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि वही बात है जो आपको भी पता है, काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्री में देने के बजाय उन्हें इतना कैपेबल बनाओ कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। समझ गए? लेकिन उसके लिए चाहिए समय। पॉलिटिकल पार्टीज ये कर नहीं पाती असली काम जो उन्हें करना चाहिए, इसलिए ये वादा करना आसान है कि हाँ हम आपको फ्री में देंगे, और एक्चुअल में रिफॉर्म्स लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना वो उनको मुश्किल लगता है। लेकिन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करना है, लोगों को कैपेबल बनाना है, स्किल्स देनी है, तो फिर देखो पॉपुलिस्ट मेजर्स को कम करना होगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से राइटर कहते हैं, और भी रीजंस तो काफ़ी हैं, जैसे रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं, लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं आ पा रहे हैं जिस गति से आने चाहिए। ये भी एक डर है जिसकी वजह से, सारे रीजंस की वजह से, कि इंडिया भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाएगा। नीति आयोग इस खतरे को मानता है कि हाँ ये बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए 10 अलग अलग थीम्स को आइडेंटिफाई करके बताया गया है कि इन सेक्टर्स में, इन थीम्स में हम ये रिफॉर्म लेके आएंगे 2047 तक। राइटर कहते हैं देखो अच्छी चीज है, प्लानिंग करना तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन सरकार को ना ब्लैक स्वान इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्लैक स्वान इवेंट्स मतलब अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी जहां एक तरफ इंडिया सपने देख रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के, किसने सोचा था एकदम से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा इजराइल और हमास के बीच में? किसने सोचा था? 1997 से पहले आप देखिए, एकदम से ईस्ट एशियन कंट्रीज ग्रो कर रहे थे, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह। किसने सोचा था एकदम से क्राइसिस आ जाएंगे? लेकिन एशियन इकोनॉमीज में क्राइसिस आ गए।
तो ये है ब्लैक स्वान इवेंट्स जिनके बारे में पता नहीं होता, एकदम से आ जाते हैं। तो ऐसे इवेंट्स के लिए इस प्लान में जगह होनी चाहिए और समय समय पे इस प्लान को रिविजिट किया जाए कि अभी हम कितना आगे हैं, कहाँ पे हैं, सब कुछ एसेस होना चाहिए समय समय पे, समझ गए, ताकि प्लान को रिवाइज किया जा सके। वैसे इस प्लान में ऐसी जगह होगी, ये जो प्लान 2-3 महीने में सरकार रिलीज करेगी ना, इसमें ना 2 पीरियड में प्लान को डिवाइड किया गया है। एक 2030 तक, उसके बाद आने वाले 17 सालों के लिए। 2030 तक क्या लक्ष्य है, क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, वो बताया जाएगा। फिर 2030 के बाद अगले 17 सालों में क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी बताया जाएगा अलग से। प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड ही इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए। लक्ष्य देखो ये है कि 2047 आते आते देश में पर कैपिटा इनकम ना 17,650 ऐसा कुछ होना चाहिए यूएस डॉलर से, पर कैपिटा 17,650। फिर राइटर लास्ट में ये कहते हैं, देखो पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, उसको छोड़ दिया गया आज के समय में, और अब ये 2047 वाला प्लान आएगा तो बढ़िया है, देश को एक गति मिलेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, इस प्लान पे स्टिक रहना चाहिए। मतलब प्लान ऐसा हो जो पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंड ही ना करता हो, सत्ता में कौन है। जैसे FRBM एक्ट है, वो बताता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ ये प्लान होना चाहिए कि फर्क ना पड़े कौन सत्ता में है, कांग्रेस है या बीजेपी है, और माइक्रो मैनेजमेंट ना हो इकोनॉमी का। जो Tier 3 बॉडीज हैं, जैसे पंचायत हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी इंपावर किया जाए, वो भी शामिल हो इस प्लान की इंप्लीमेंटेशन में। और एक चीज, एक टारगेट रखा गया है 2030 से लेकर 2047 के बीच इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी इकोनॉमी की 9%। बहुत लाउडेबल है ये टारगेट, लेकिन प्लान बी, अल्टरनेटिव सिनेरियो, इसके लिए भी जगह होनी चाहिए प्लान, इस प्लान में, विजन डॉक्यूमेंट में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल इंडिया में लैंड एक्विजिशन से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, 3 मेंबर्स का एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इस ट्रिब्यूनल ने टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला दिया और वेस्ट बंगाल की सरकार को आदेश दिया कि आप 766 करोड़ कंपनसेशन दीजिए टाटा मोटर को, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। इशू आपको पता है, सिंगूर में फैक्ट्री लगाने के लिए, नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड लिया गया था टाटा के द्वारा, लेकिन वहां पे फैक्ट्री बाद में नहीं लग सकी। ये सारा मामला है। इशू पे आते हैं। लैंड एक्विजिशन क्या होता है? लैंड एक्विजिशन ये होता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पब्लिक पर्पजेज के साथ। लैंड एक्विजिशन में होता है कि लैंड ओनर्स की ना कंसेंट नहीं होती। जैसे महेश है, सरकार ने महेश से खुशी खुशी लैंड परचेज कर लिया, महेश राजी है, तो ये तो है लैंड परचेज। लैंड परचेज और लैंड एक्विजिशन में फर्क है। लेकिन मान लीजिए महेश का लैंड है और सरकार सड़क बनाना चाहती है, महेश राजी नहीं है लैंड बेचने के लिए, फिर भी सरकार बोलती है भैया सड़क बनाने के लिए तो लैंड चाहिए ही, तो हम आपका लैंड एक्वायर कर रहे हैं। सरकार के पास ये पावर होती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, पब्लिक पर्पजेज के लिए ना चाहते हुए भी लैंड ओनर्स को अपना लैंड देना पड़ता है सरकार को, और इसी को कहते हैं लैंड एक्विजिशन, कि ओनर की मर्जी ना हो तो भी पब्लिक पर्पजेज के लिए उसे सरकार को लैंड देना ही पड़ेगा। अब इसके लिए कंपनसेशन सरकार देती है, ऐसा नहीं कि फ्री में खोस लेगी लैंड, छीन लेगी किसी से, नहीं, कंपनसेशन सरकार ज़्यादा ही देती है लैंड एक्विजिशन जब होता है। जैसे अगर रूरल एरिया में लैंड हो तो मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा पैसा सरकार देती है लैंड एक्विजिशन जब होता है। ऐसा प्रोविजन है 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में। और अर्बन एरिया में अगर लैंड है, सरकार वो एक्वायर करती है, तो मार्केट रेट से दुगना रेट सरकार लैंड ओनर को देती है। समझ गए? इसके अलावा और भी प्रोविजन होता है। प्रोविजन जैसे कि रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बेनिफिट्स, मतलब जैसे कई बार रूरल एरियाज में कोई बोलता है कि भैया हम तो खेती करते हैं, हमारा तो लाइवलीहुड ही इसी में जुड़ा है, हम जाएंगे कहाँ? फिर सरकार उनके लिए रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्रोविजन भी करती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप देख लीजिए, फिर हम अभी तो बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर इशू पे आएंगे। अगर देखो कोई प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है तो 70% कंसेंट होना जरूरी है। मतलब गांव में
कई लोगों की ज़मीन है और पूरी ज़मीन ही सरकार एक्वायर कर रही है, तो जिनकी ज़मीन है ना उसमें से 70% लोग कंसेंट दें। ये ज़रूरी है किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए फिर 80% कंसेंट होना चाहिए जिन लोगों का लैंड एक्वायर किया जा रहा है उनका। और हर एक लैंड एक्विजिशन से पहले ना सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी किया गया है। पता लगाना होता है कि यहाँ से लैंड एक्वायर किया जाएगा तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कहीं और जगह विस्थापित नहीं किया जा सकेगा, प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने से आसपास की सोसाइटी पर फर्क पड़ेगा। ये सारा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी होता है लैंड एक्विजिशन से पहले, हालांकि इतना सीरियसली नहीं किया जाता इसको। नीड क्यों है लैंड एक्विजिशन की? लैंड देखो ऐसा रिसोर्स है जो हमारे देश में आसानी से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड हमारे पास में है और पूरे वर्ल्ड की 18% जनसंख्या हमारे देश में ही रहती है। तो लैंड जो है स्केर्स रिसोर्स है, कमी है लैंड की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लैंड चाहिए, रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, रेलवेज, एयरपोर्ट, कुछ भी बनाना है आपको, लैंड तो चाहिए ही चाहिए। ये देखो आसान पॉइंट्स हैं, आप आसानी से लिख सकते हो लैंड क्यों चाहिए। अर्बन एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, अर्बन एरियाज़ में घर बनाने हैं, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लैंड चाहिए, इंडस्ट्रीज इस्टाब्लिश करनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टाब्लिश करनी है। कॉमन पॉइंट्स हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करने हैं, वहाँ पे लैंड चाहिए, जैसे पावर प्लांट, हर एक सेक्टर, कुछ भी बात कर लो यार, लैंड तो चाहिए ही चाहिए। चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में लैंड एक्विजिशन के? सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ सपोर्ट टू प्राइवेट फर्म्स। देखो हमारे देश में ना लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बटा है। अब किसी प्राइवेट कंपनी को दिल्ली के आसपास या बड़ी सिटी के आसपास मान लीजिए प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करना है, उसे चाहिए 200 एकड़ लैंड। इतना बड़ा लैंड का टुकड़ा उसे मिलेगा ही नहीं प्राइवेट कंपनी को। और छोटे छोटे किसानों से कितना बार्गेन करेगी, या छोटे छोटे जो भी लैंड ओनर्स हैं उनसे प्राइवेट कंपनी कितना बार्गेन करेगी? नहीं कर पाएगी। अगर मान लीजिए 20 किसान राजी भी हो गए तो 2-4 नहीं देंगे, लैंड ओनर्स मना कर देंगे, तो प्राइवेट कंपनी कभी वो प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश ही नहीं कर सकेगी। सबसे बड़ी रुकावट हमारे देश में ये आती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती कई बार, क्योंकि लैंड अवेलेबल नहीं है प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो ना अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो काम चल जाएगा। सरकार के पास तो पावर होती है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत कि वो लैंड एक्वायर कर सकती है बिना लैंड ओनर्स के कंसेंट के भी। प्राइवेट कंपनी के पास ये पावर नहीं होती। तो प्राइवेट कंपनी ज़्यादातर समय जब उनको बड़ा प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करना होता है ना, तो वो सरकार के थ्रू आते हैं। वो सरकार को बोलते हैं कि देखो भैया हमें प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश करना है, हमारी मदद कर दो, लैंड दिलवा दो, इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट मदद कर दे तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश हो जाता है, लैंड मिल जाता है। अदरवाइज फिर लैंड नहीं मिल पाता बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, लैंड डेप्रिविएशन। हमारे देश में ना सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ज़्यादा लैंड का होना ये गर्व की बात होती है, मतलब स्टेटस सिंबल है कि हमारे पास इतना लैंड है। बेशक उसका मैक्सिमम प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ये और आसानी से ना लैंड के साथ चूंकि देखो सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं, तो बहुत बार लैंड को बेचते नहीं है लैंड ओनर्स, इस वजह से लैंड आसानी से अवेलेबल होता नहीं है। नेक्स्ट है सोशल डिसऑर्डर। लैंड एक बार एक्वायर हो भी गया तो भी देखो बहुत सारे ना प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होने लगता है, जैसे सिंगूर में हुआ, नंदीग्राम में हुआ। बहुत से सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओज, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखो बहुत बार जेन्युइन इश्यूज होते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि जानबूझ के लैंड ओनर्स को, किसानों को भड़का दिया जाता है कि आपको कम कंपनसेशन मिली है, जबकि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार कंपनसेशन बहुत बार ज़्यादा भी मिली होती है। जैसे 4 गुना रूरल एरियाज़ के किसानों को जितना लैंड मार्केट का प्राइस है उससे 4 गुना, और अर्बन एरियाज़ में लैंड है तो उससे 2 गुना प्राइस। लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोग होते हैं ना, भड़का देते हैं कि अरे तुम्हें तो और मिलेगा, तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है और फिर प्रोजेक्ट रुक जाता है। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखो लैंड एक्विजिशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनवा सकते हैं इस पर। और अलग अलग स्टेट ने ना 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में अपने हिसाब से फेरबदल किया। जैसे तेलंगाना की सरकार ड्रास्टिक चेंज लेके आई है 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड जब एक्वायर किया जाता है
तो उसके लिए फिर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, पोलिटिसाइजेशन हो जाता है इशू का। जब भी सरकार लैंड एक्वायर करती है, अपोजिशन की पार्टीज को मौका मिल जाता है कि सरकार जो है ढंग से लैंड एक्वायर नहीं कर रही है, किसानों से उनकी ज़मीन छीन रही है, ताकि इशू को इमोशनल बनाया जा सके। इसके बाद आइडियोलॉजिकल क्लैश। आइडियोलॉजिकल क्लैश तो हमारे देश में इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म आइडियोलॉजीज के बीच जो लड़ाई होती है, कैपिटलिज्म वकालत करता है कि प्राइवेट लैंड ओनरशिप होनी चाहिए, और कम्युनिज्म वाले बोलते हैं नहीं, सरकार के पास ओनरशिप होनी चाहिए। बहुत बार देखो ऐसा भी होता है कि सरकार पब्लिक पर्पज प्रोविजन का मिसयूज करती है। मतलब समझ गए, जैसे हरियाणा में ये आरोप लगे कि पब्लिक पर्पजेस के लिए लैंड एक्वायर किया गया था, बाद में वही लैंड बिल्डर्स को दे दिया गया, तो इसमें सरकार ने बहुत पैसे कमा लिए। मतलब सरकार समझते हो ना कि जो सत्ता में थे जो लोग, उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए, ऐसे आरोप भी लगते हैं। इस वजह से कई बार ना विश्वास उठ जाता है कि सरकार बोलती है कि हाँ यहाँ पे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, लेकिन होता क्या है, प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड बेच दिया जाता है लैंड एक्वायर करके सरकार के द्वारा। वे फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए? डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स अगर डिजिटलाइज होंगे तो उनको देखो मैनेज करना आसान है, एफिशिएंटली। नेक्स्ट, टेकिंग द मिडिल पाथ। देखो हमेशा चीज़ें ना ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती कि या तो किसानों के इंटरेस्ट को सोचो या फिर डेवलपमेंट के बारे में सोचो, दोनों के बीच में बैलेंस भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सेज। इसका मतलब ये है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड लिया जाता है, वहाँ पे सेज इस्टेब्लिश किया जाता है। राइटर कहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी हब बने हुए हैं ना पर्टिकुलर सेक्टर्स के, वहीं पे सेज बना दिया जाए तो भी एक बढ़िया ऑप्शन है कि अलग से सेज बनाने के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए लैंड ना एक्वायर किया जाए। फिर लैंड लीजिंग अवर एक्विजिशन। लैंड लीज भी एक अच्छा ऑप्शन है। लैंड लीज में क्या होता है कि लैंड ओनर्स कुछ सालों के लिए, फॉर एग्जांपल 99 ईयर्स के लिए अपने लैंड को लीज पर दे देते हैं। इससे ना वो चैलेंज दूर हो जाता है, जैसे लैंड एक इमोशनल इशू है कि हम बेचेंगे नहीं, वो वाला। नेक्स्ट, इंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो आसान तरीके से लैंड एक्विजिशन होगा, ये जरूरी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। अगर लैंड एक्विजिशन डिफिकल्ट रहेगा तो फिर हमारे देश में बिजनेस करना आसान नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है लैंड पूलिंग एंड लैंड बैंक्स। लैंड पूलिंग मतलब जैसे किसान हैं, वो खुद ही अपना लैंड सरकार को दे देते हैं कि आप हमारा लैंड अच्छे से डेवलप कीजिए, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कीजिए, और डेवलप करके लैंड फिर सरकार वापस उनका लैंड वापस कर देती है। नेक्स्ट है लैंड बैंक। लैंड बैंक मतलब सरकार के पास जितना लैंड अवेलेबल है उसकी एक रिपोजिटरी हो, और कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो दिखाए सरकार कि देखो हमारे लैंड बैंक में ये लैंड पार्सल्स हैं अलग अलग जगहों पर, आप इनमें से कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सबसे लास्ट में लैंड एक्विजिशन में जो प्रोविजन है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट मेजर्स फॉर अफेक्टेड कम्युनिटीज, कि जिनका लैंड एक्वायर किया गया है उनको दूसरी जगह पर रिहेबिलिटेट करना, उनका बसाना दूसरी जगह पे। तो ये जो मेजर्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूती से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग अपना लैंड देते हैं उनको दूसरी जगह भी रोजगार मिले, उनके रहने की व्यवस्था हो, सरकार रिहेबिलिटेट करे, उनको घर दे, और ऐसी जगह पे घर दे जहाँ पे एमिनिटीज़ भी हो। यूँ नहीं सरकार फॉर्मेलिटी के तौर पे कहीं भी दूर दराज के एरिया में घर बना के दे दिया, बेसिक एमिनिटीज़ बिजली पानी भी नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लैंड एक्विजिशन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 2 दिनों का ना लंदन में एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ, सेफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ तरीके से कैसे यूज करना है, इस इशू पे ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया ब्लेचले पार्क में। ब्लेचले पार्क की इंपॉर्टेंस देखो इसलिए है, यहीं पर एलन टूरिंग जिन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, यहीं पर सबसे पहले इन्होंने एआई को इजाद किया था, एआई पे अर्ली रिसर्च की थी। एलन टूरिंग और इनकी टीम ने ना जर्मन कोड को डिकोडिफाई करने का काम किया था, और जिसकी वजह से इंग्लैंड, यूएस, इन सबको बहुत मदद मिली थी उस युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसके बाद तो एआई आपको पता है आज कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। समिट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए ताकि एआई का सेफ तरीके से इस्तेमाल हो। और होता क्या है, अभी देखो कोई देश एआई के लिए गवर्नेंस लेके आएगा, दूसरे देश नहीं लेकर आएगा, तो
एआई को पूरे वर्ल्ड में अच्छे से गवर्न नहीं किया जा सकता है। एआई को उसी प्रकार से गवर्न करने की आवश्यकता है जैसे न्यूक्लियर वेपन्स को गवर्न किया गया है। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए आपको पता है बहुत सारी ट्रीटीज हैं, जैसे एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। तो एआई को उसी प्रकार से गवर्न किया जाए सभी देशों के द्वारा मिलके। अभी देखो इतनी सारी वेबसाइट आ गई हैं एआई की, डेटा कहीं से भी उठा लेती हैं, कहीं से भी डेटा उठा लेती हैं, तो उसका नुकसान पता कितना होता है। एक तो कई बार कॉपीराइट का वायलेशन हो जाता है, दूसरा कई बार पर्सनल डिटेल्स भी उठा ली जाती हैं, पर्सनल डिटेल्स पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती हैं, कई बार डेटा फेक भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा बायस्ड होता है, लेकिन उसी के हिसाब से फिर वो वेबसाइट काम करती हैं। और बहुत बार तो अलग अलग देशों में देखो सरकार जब एआई का इस्तेमाल करती है ना, वो भी ये गलतियां कर देती हैं, सरकार के डिपार्टमेंट्स भी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एआई ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता इसलिए भी है, कुछ ही कंपनीज, कुछ बड़ी कंपनीज एआई का फायदा उठा पा रही हैं बड़े लेवल पे, छोटी कंपनीज नहीं उठा पा रही हैं उतना। और कुछ ही देश जैसे चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यही एआई का फायदा ज्यादा उठा रही हैं, एआई की गवर्नेंस को मैनिपुलेट कर रही हैं या फिर शेप दे रही हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ का से तो बहुत ही कम है। ग्लोबल साउथ के पास में, गरीब देशों के पास में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित पावर नहीं है, और कैसे एआई को गवर्न किया जाए उसमें उनका फिलहाल कोई से भी नहीं है। तो इससे तो वर्ल्ड में बल्कि इनइक्वालिटीज जो हैं वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। ऐसे तो गरीब देशों का कोई रोल ही नहीं रहेगा, सोशल डिस्पैरिटीज बढ़ती जाएंगी। फिर आगे साइबर क्राइम वाला पॉइंट आता है कि एआई की सहायता से आज के समय में कितने साइबर क्राइम परफॉर्म किए जा रहे हैं। अभी देखो इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़, डीप फेक, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। इंफॉर्मेशन वारफेयर चल रहा है, ये यूक्रेन रशिया वार में भी हमने देखा और अब एक बार फिर से चल रहा है। इसके अलावा कर्ब ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, इसका मतलब देखो ये है, जैसे गूगल एआई की यूनिट है डीप माइंड, इन्होंने क्या किया, यूके डेटा प्रोटेक्शन लॉज को वायलेट किया और प्राइवेट जो जानकारी है वो लीक कर दी। तो इंडिविजुअल राइट्स का हनन, प्राइवेसी का हनन, यही पॉइंट है। इंडिया की बात करें, अगर इंडिया का एंगल डिस्कस करें, नीति आयोग ने ना 2018 में एक डॉक्यूमेंट बनाया था, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें एक चैप्टर है रिस्पॉन्सिबल एआई से संबंधित। 2021 में एक पेपर रिलीज किया गया, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। इसके अलावा G20 की मीटिंग हुई थी, इसमें इंडिया ने फोकस किया इस बात पे, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन एक्सपेंशन ऑफ एथिकल एआई। इंडिया समय समय पे बोलता रहता है कि एआई का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना जरूरी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी है पूरे वर्ल्ड में, एआई का किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है। रिसेंटली जो G20 की मीटिंग हुई थी ना, इसमें भारत की तरफ से बोला गया कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन सेंट्रिक एआई के लिए। नेक्स्ट, सेक्टर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क। हमारे देश में अलग अलग सेक्टर में एआई संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं। जैसे जून 2023 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एथिकल गाइडलाइंस फॉर एआई इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर इशू की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया कि बच्चों को स्कूल में एआई के बारे में अवेयरनेस दी जाए। ट्राई ने बोला कि किस प्रकार से एआई का इस्तेमाल हो रहा है उसको रेगुलेट करना जरूरी है। ट्राई ने बोला कि डोमेस्टिक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए जो एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करवाने में मदद करे। लास्ट में अब वे फॉरवर्ड की बात की जाती है। वे फॉरवर्ड में पॉइंट सिंपल है, जैसे यूनिफॉर्म ग्लोबल रेगुलेशन। विभिन्न देश एआई को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए ना, आपस में हार्मोनाइजेशन हो। हार्मोनाइजेशन मतलब ऐसा ना हो कि किसी देश में एआई की ये चीज़ अलाउड है, दूसरे देश में एआई की वो चीज़ बैन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला ना शुरुआत में, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रूल आए उसी प्रकार से आने चाहिए। विभिन्न देशों का रूल सेम सेम हो, स्टैंडर्ड सेम हो। ग्लोबल एआई नॉलेज हब इस्टेब्लिश किया जाए। ग्लोबल एआई नॉलेज हब इस्टेब्लिश करने से ना विभिन्न देश बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से सीखेंगे और इससे ग्लोबल साउथ के देशों को फायदा होगा। ग्लोबल साउथ मतलब गरीब देशों को ज़्यादा फायदा होगा। सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। इन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की सहायता से ना ये पता लगाया जा सकता है कि एआई की पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर सिस्टम, इसका रिस्क कितना है, ऑडिटिंग हो जाती है अच्छे से, फिर उसी हिसाब से रेगुलेशन किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में एआई की रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए और इसके लिए ग्लोबल गवर्नेंस की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस मेंस के आपको अटेम्प्ट करने हैं।
एक तो देखो ग्लोबल गवर्नेंस फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, और उसके बाद दूसरा मिडिल इनकम ट्रैप से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये प्री का क्वेश्चन है, सी सेट से संबंधित मिडिल इनकम ट्रैप से वाला। ध्यान से पढ़िए, सी सेट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, पूरा वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़िए। पढ़ लिया? अब ये 4 ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन 4 में से। इस पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रिटिकल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। 4 ऑप्शंस हैं। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा तो बता देता हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। एक बार फिर से वही बोलना चाहूँगा कि आप एथिक्स को अच्छे से पढ़िए, इस बुक का मैक्सिमम यूज़ कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और 2 हफ्ते के बाद आप बताइए कैसे लगी आपको ये बुक। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।